थानेसर नगर परिषद अध्यक्षा पद के लिए क्या है पहलवान अशोक शर्मा की तैयारी? लगा कि हमें भी इस चुनावी दंगल में भाग लेना। क्या जन सेवा के बाद राजनीति में भी सफल होंगे अशोक शर्मा? 100 में से नंबर देंगे तो उसको 0 नंबर। कुश्ती के मैदान में सबको चित करने वाले अशोक शर्मा क्या राजनीतिक दंगल में भी लहरा पाएंगे जीत का पर्चम को परचम? अगर बढ़ावा देंगे तो रोजगारों को ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। अशोक शर्मा की नजर में कैसा हो नगर परिषद कर्म अध्यक्ष? अच्छा करें और उस कर्म के द्वारा लोगों को लाभ मिले, मेरी यही क्षेत्र राजनीति के दो महारथी क्या फिर होंगे आमने सामने? कि लोग चाहते नहीं कि सड़क पटे, लेकिन यहाँ सड़क पाट दी जाती है। लोग नहीं चाहते कि पार्क बने, लेकिन यहाँ पार्क धक्के से बना दिए जाते हैं। हम चाहेंगे कि जनता के लोग ये चुने कि हमें बनाना क्या है। विकास के मायने, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ बी पॉजिटिव न्यूज पर। नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं पहलवान अशोक शर्मा जी, जिनका शुरू से खेलों से नाता रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद को वो अपना आइडल मानते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं उनसे। अशोक जी, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अशोक जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि चर्चाएं हैं कि आपके ही परिवार से थानेसर नगर परिषद अध्यक्षा पद के लिए उम्मीदवार आने वाला है, तो इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है? देखिए, भारत के संविधान ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण आशीर्वाद दिया है कि हम कोई भी प्रजातंत्र के अंदर अपना जनता का प्रतिनिधि के रूप में वह चुनाव लड़के जनता के सामने और जनता की समस्याओं को लेकर उनके हल के निवारण के लिए वह अपना कार्य करे। तो हमारे मन में भी यह इच्छा जागी जब यह चेयरमैनी के चुनाव के लिए सरकार की जैसे ही घोषणा हुई, तो हमें भी लगा कि हमें भी इस चुनावी दंगल में भाग लेना चाहिए और जो जनता की सेवा के लिए हमें आगे आना चाहिए। तो अशोक जी, धर्म क्षेत्र होने के कारण सरकार की नज़रें इनायत हमेशा कुरुक्षेत्र पर रही हैं। बहुत सा पैसा आया, तो जिस हिसाब से पैसा आया, क्या आपको लगता है कि उस हिसाब से कुरुक्षेत्र में विकास हुआ? देखिए, हम कुरुक्षेत्र को छोड़कर जब भी किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, चाहे वृंदावन हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, तिरुपति बालाजी हो, अगर वहाँ की हम देखा जाए पब्लिक के हिसाब से, लोगों के जिस तरह से सरकार ने वहाँ काम किए हैं, लोग जिस तरह से वहाँ आते हैं और पर्यटन के बढ़ावे की वजह से जिस प्रकार से लोगों को वहाँ रोजगार मिल रहे हैं, कुरुक्षेत्र में अगर उस ढंग से देखा जाए तो ये बिल्कुल, हम अगर 100 में से नंबर देंगे तो इसको 0 नंबर देंगे। क्योंकि यहाँ अगर हम देखते हैं तो ना तो पर्यटक इतने लेवल पर यहाँ आ पा रहे हैं। ये हम सरकार की नाकामी ही कहेंगे कि सरकार की ऐसी योजना ही नहीं जो इसको एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कुरुक्षेत्र को स्थापित कर दे। तो हम तो यही कहेंगे कि कुरुक्षेत्र में जो विकास कार्य हुए, इन विकास कार्यों को केवल कुरुक्षेत्र शहर ही नहीं, दूर दराज के लोग भी बता सकते हैं कि किस प्रकार के यहाँ विकास कार्य हुए। जब यहाँ गीता जयंती का यहाँ उत्सव मनाया गया तो कुरुक्षेत्र की जो मेन सड़क है, जो पीपली से लेकर ब्रह्म सरोवर तक जाती है, उससे यातायात को बंद रखा गया, वो टूटी हुई थी उस समय भी। और सुंदरपुर के जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर से यात्रियों को निकाला गया। तो जब भी यहाँ ये गीता जयंती का उत्सव आता है तो यहाँ उसको, सड़कों को और यहाँ के चौराहों को सजा दिया जाता है, और वो भी स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से, ताकि हम वाहवाही लूट सकें केंद्रीय मंत्रियों की। तो धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पर हमें नहीं लगता कि कुरुक्षेत्र के अंदर कोई ऐसा कार्य हुआ है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय मानक दंड के आधार पर इसको अच्छी श्रेणी मिले। आपने देखा भी होगा पीछे जब यहाँ सर्वे भी हुआ स्वच्छता को लेकर, तो कुरुक्षेत्र का क्या स्थान रहा, ये किसी से छुपा नहीं है कि कुरुक्षेत्र अब किस प्रकार से हरियाणा के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय तो छोड़िए, हरियाणा के अंदर भी कुरुक्षेत्र क्या स्थान रखता है स्वच्छता और सफाई को लेकर। तो अशोक जी, आप युवा हैं, स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, युवाओं को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कुरुक्षेत्र को लेकर डेवलपमेंट के बारे में युवाओं की क्या राय है? देखिए, युवा होने के नाते, युवाओं को के साथ होने के नाते, युवाओं की एक टीस है यहाँ लेकर। युवा हमेशा से, देखिए आप, फिर मेरा वही आपसे दोबारा यही बात रहेगी कि कुरुक्षेत्र जो सिटी है, यहाँ आप होली सिटी की वजह से ना यहाँ आप कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं या ना आप कोई इंडस्ट्री लगा सकते। तो यहाँ आप पर्यटन को अगर बढ़ावा देंगे तो रोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो अगर मेरा यही
अगर मैं जनता प्रतिनिधि रूप में चुना गया और पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, तो मैं पार्टी के आला कमान अफसरों से और नेताओं से यही अर्ज करूंगा कि यहाँ पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे, ताकि घर घर तक यहाँ रोजगार मिले और युवा जो बेरोजगार है, आज देश के अंदर जो बेरोजगारी दर जितनी बढ़ गई है वो कम से कम हो, और कुरुक्षेत्र में तो कम से कम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। तो अशोक जी, आपका नाम भी अशोक है और अशोक अरोड़ा जी के साथ भी आपकी काफ़ी नज़दीकियाँ रही हैं, ये जग जाहिर है। तो पहले वो इनेलो में थे, आप उनके साथ इनेलो में जुड़े रहे, अब वो कांग्रेस में आए तो आप कांग्रेस में उनके साथ हैं। तो क्या उनके बारे में कहना चाहेंगी, किस तरह की शख्सियत हैं वो? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब भी अपने नेता को चुनता है तो उसमें वह अपने उस आदर्श को चुनता है और भविष्य को चुनता है। तो अशोक अरोड़ा जी एक मिलनसार शख्सियत है, और सबसे बड़ी खूबी है जो उनके अंदर, वो है परिवारवाद को बढ़ावा न देना। जिस प्रकार से आज अगर हम सत्ता पक्ष को देखें और सत्ता पक्ष में यहाँ बैठे सत्ताधिकारी को देखें तो किस प्रकार से वहाँ अपनी पत्नी को या लड़के को किस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अशोक अरोड़ा जी इस प्रकार का राजनीति में सोच नहीं रखते, वो ऐसी सोच रखते हैं कि ताकि अन्य लोगों को भी प्रजातंत्र के अंदर मौका मिले और वह भी जनता के प्रतिनिधि रूप में चुने जाएं। तो मैं यही दोबारा आपसे कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अशोक अरोड़ा जी जैसी शख्सियत मिलना बहुत नामुमकिन है। अशोक अरोड़ा जी महान व्यक्तित्व रखते हैं और एक लंबी सोच रखते हैं, और जब भी उनको मौका मिला और यहाँ सरकार ने उनको एक अच्छा मौका दिया तो आप देखना कि कुरुक्षेत्र किस तरह से चमकेगा। और जो कुरुक्षेत्र लंबे समय से एक कुरुक्षेत्र वासियों के अंदर टीस है, वह अरोड़ा जी के माध्यम से या दूर होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये तो थोड़ी सी कमी रह गई या लोगों को समझने में कमी रह गई कि ये थोड़ा सा हम मौका चूक गए, लेकिन आने वाले समय में अशोक अरोड़ा जी का मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार से किसी के साथ भी कोई कंपटीशन है, वो एक तरफा विजेता होंगे। अशोक जी, आपका ब्राह्मण समाज में आपके परिवार का मजबूत प्रतिनिधित्व है। आपके जो बड़े भाई हैं श्री पवन शर्मा जी, वो काफ़ी लंबे समय से ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको इस बात का कितना लाभ मिलेगा? देखिए, मेरे बड़े भाई पवन शर्मा जी शुरू से ही समाज के साथ जुड़े हुए हैं, और समाज के लिए उन्होंने समाज के सहयोग के द्वारा, समाज के द्वारा उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरी व्यक्तिगत जो सोच है वो मेरी ये मानती है कि जो आपके अधिकार में है, आपके अधिकार में है कर्म करना। आपके अधिकार में किस जाति, किस धर्म, किस समुदाय में आपका जन्म होगा, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप कर्म कीजिए, कर्म के द्वारा आप लोगों को उनकी सेवा दीजिए। और जन्म तो आप हो सकता है कि अब की बार मैं ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, अगले जन्म में मैं किसी और कुल में हूँ, क्योंकि हम तो इस देशवासी सनातन धर्म को मानते हैं, और सनातन धर्म ये मानता है कि 84 लाख योनियों के पश्चात व्यक्ति को एक मानव योनि मिलती है, और उस योनि के अंदर हम किस जाति, किस धर्म, किस समुदाय में पैदा हो जाए, यह हमारी अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत अपनी राय है कि आप कर्म अच्छा करें और उस कर्म के द्वारा लोगों को लाभ मिले, मेरी यही सोच है। तो अशोक शर्मा जी, मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न करना चाहूँगी। अगर आप चुनाव में विजयी होते हैं तो आपकी कुरुक्षेत्र को लेकर, थानेसर को लेकर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, अगर अरोड़ा जी का आशीर्वाद रहा और पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, अगर हम ये चुनाव लड़ते हैं और जैसा कि आपने कहा कि अगर हम ये विजेता होते हैं, तो देखिए नगर पालिका, अगर हम नगर परिषद की बात करें, आज लोगों को इतनी समस्याएं हैं, चाहे वो नक्शा पास होने की बात हो, चाहे वो टैक्स भरने की बात हो, चाहे पानी के बिल हो, किसी भी तरह की समस्या हो, तो लोग वहाँ फाइल उठा के घूमते हैं, कोई काम नहीं होता। बीच में जो दलालों ने अपने पैसे कमाने के लिए वहाँ आम जन से ये कहा जाता है कि आप मुझे फाइल दीजिए, इतने रुपए दीजिए और मैं आपका काम करवा देता हूँ। तो अगर हम ऐसे जनता प्रतिनिधि के रूप में चुने गए, लोगों का आशीर्वाद रहा और पार्टी का आशीर्वाद रहा, अरोड़ा जी का आशीर्वाद रहा, तो हम एक क्राइटेरिया और एक टाइमिंग फिक्स करेंगे भी, आप हमें जो भी काम देंगे उसका टाइमिंग लिमिट रहेगा कि हम 10 दिन के अंदर आपको ये फाइल का जवाब देंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारी जवाबदेही नहीं होगी। अब क्या होता है कि आप जाएंगे, कभी वहाँ अफसर नहीं मिलता, कभी वहाँ नगर परिषद महोदय नहीं मिलती, तो हमारा ऐसा रहेगा कि हम 9 से 5 बजे तक वहाँ पूरा टाइमिंग देंगे और लोग जो भी अपनी समस्याएं लेके आएंगे उनको एक टाइम बता दिया जाएगा, उनकी फाइल को लेकर एक लिखा जाएगा उसकी फाइल के ऊपर भी, आप 4 तारीख को आए, आप 14 तारीख को आपकी फाइल का आपको किसी न किसी प्रकार के हल मिलेगा। हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो भी हमारे वार्ड हैं, 31 वार्ड है,
उन 31 वार्डों के अंदर हम चाहेंगे कि कमेटी गठित की जाए, जो आम जन की कमेटी हो, वो डिसाइड करे कि हमें कुरुक्षेत्र में करना क्या है। ऐसा ना हो कि लोग चाहते नहीं कि सड़क पटे, लेकिन यहाँ सड़क पाट दी जाती है। लोग नहीं चाहते कि पार्क बने, लेकिन यहाँ पार्क धक्के से बना दिए जाते हैं। हम चाहेंगे कि जनता के लोग ये चुने कि हमें बनाना क्या है, करना क्या है। तो हम तो जनता के हाथ में, जनता के द्वारा, जनता के लिए ही काम करेंगे और जनता के ऊपर ही, जनता से ही पूछेंगे कि आपको चाहिए क्या। जनता दरबार लगाने की कोशिश करेंगे हर संडे के संडे। जो हमारे पास जैसे कमेटी का टाइमिंग होता है सोमवार से शनिवार, तो वो तो वहाँ फुल टाइम रहेगा, और रविवार को हमारा रहेगा कि हम वहाँ लोगों के या किसी वार्ड के अंदर जाकर वहाँ जनता खुला दरबार लगाया जाए, लोगों की समस्याएं सुनी जाए और उससे उनको इतनी कोशिश की जाए कि लोगों के उनके घर बैठे ही काम हल हो। अशोक जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ पहलवान अशोक शर्मा जी, जिन्होंने अपने विचार बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ साझा किए। तो आप भी इन विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कीजिएगा, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और देखते रहिएगा बी पॉजिटिव न्यूज़।